हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अब तक आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब एक्सप्लोर किया जा रहा था तो सबसे पहले ओवरटन्स ने सजेशन दिया था कि ये लिपिड की बनी हुई है। गॉटो ग्रैंडल ने बोला कि ये लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। सैंडविच मॉडल कहता है कि ये प्रोटीन के बीच में फॉस्फोलिपिड का एक सैंडविच बना हुआ है और जो प्रोटीन्स है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी सेम ही हाइपोथेसिस को प्रपोज करता है और बोलता है कि यूनिट मेम्ब्रेन में दो प्रोटीन की लेयर और बीच में एक फॉस्फोलिपिड की लेयर आती है और ये जो प्रोटीन्स होते हैं एक्सटेंडेड प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स नहीं होते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड तो प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट ये अलग अलग लेयर्स में नहीं है, ये मोज़ेक मैनर में अरेंज है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये था कि प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड जो है वो एक मोज़ेक मैनर में अरेंज है। दूसरा ये था कि बायोमेम्ब्रेन जो होती है वो सॉलिड नहीं है, वो एक विस्कस फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। मतलब एक डेलिकेट सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो इतना फ्लूइड तो नहीं है कि बह जाएगा। ठीक है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, विस्कोसिटी काफी है उसके अंदर। और ये इन्होंने किस चीज को देख के प्रूफ किया, क्या इन्होंने ऐसे चीज देखी जिससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला? दे ऑब्जर्व क्विक रिपेयर, मेम्ब्रेन क्विक रिपेयर कर सकती है, मेम्ब्रेन का नेचर डायनामिक है। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एबिलिटी टू फ्यूज। ठीक है, जो वेसिकल्स का फ्यूजन होता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं, फ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसके अलावा एक्सपैंड, अपने आप को बड़ा कर सकती है ये सेल की जब ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट, लाइक हार्ट सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अगर मेम्ब्रेन बहुत हार्ड होती तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल नहीं था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को देख के उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मेम्ब्रेन्स जो है वो सॉलिड नहीं है, वो विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, अब जब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात आती है, केमिकल कंपोजिशन में इन्होंने कहा, देखो ये है फिगर इस तरीके का, इस डायग्राम को देखो आप, ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड्स है और ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज प्रोटीन्स। ठीक है, ये बीच में रेड स्ट्रक्चर है, ये है फॉस्फोलिपिड्स। तो ये एक मोज़ेक पैटर्न बना हुआ है, ये बीच बीच में मिक्सिंग है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की सेपरेट लेयर आपको देखने को मिलेगी जैसे कि और मॉडल सजेस्ट करते थे। इसके साथ ही साथ इसके केमिकल कंपोजिशन में इन्होंने देखा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, बीच में नहीं है, ये सरफेस पे लगे हुए हैं। ये देखो, ये प्रोटीन के साथ अटैच, ये ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट है, सिमिलरली ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सरफेस पे मिलेगा आपको, बीच में नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चौथा कंपोनेंट है जिसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है मेम्ब्रेन में, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये आप देखिए इस पर, तो देख रहे हो बीच में येलो स्ट्रक्चर, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। तो वन बाय वन इन्हीं चारों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मेम्ब्रेन कैसे एक बाउंड्री बनाती है सेल की और कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ती है। ठीक है, कम्युनिकेट करने का काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट, फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये वाला डायग्राम आप देखिए, इन दिस डायग्राम देयर इज अ हेड। ठीक है, एक हेड है यहाँ पर, उसके साथ ये दो टेल अटैच है। दिस वन, यहाँ देखो ये एक हेड है और इसके साथ ये दो टेल अटैच है। इसका ये जो हेड है, ये यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड।
क्योंकि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। अब क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप पे चार्ज होता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाटर लविंग स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है, ये वाटर से इंटरेक्ट हो सकता है। क्लियर? इसके साथ जुड़ी है ये दो टेल्स। अब इन दो टेल्स को आप ध्यान से देखो, इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई टेल है, माने कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है ये। इस चेन में आप देखो एक जो टेल है दिस वन, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, जबकि जो दूसरी टेल है यहाँ पर एक आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि आउट ऑफ द टू टेल्स वन इज सैचुरेटेड एंड द अदर वन इज अनसैचुरेटेड। और जहां पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां से इस टेल में एक आपको बेंडिंग दिखेगी। ठीक है, इस बैंड को हम कहते हैं किंक। क्लियर? ये जो हाइड्रोकार्बन की टेल है, क्योंकि इसमें कोई भी आयनिक ग्रुप मौजूद नहीं है, इसलिए ये वाटर हीटिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है नेचर। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में दोनों चीजें प्रेजेंट है, दोनों टाइप का नेचर प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक नेचर भी है और हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो हमारा जो फॉस्फोलिपिड है, पहली प्रॉपर्टी जो हम पता लगा रहे हैं इसके बारे में वो ये कि ये एम्फीपैथिक नेचर रखता है। इसके पास एक पोलर हेड है और दो नॉन पोलर टेल्स हैं। क्लियर? हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग, और हाइड्रो मीन्स अगेन वाटर, फोबिक मीन्स हेटिंग या फियर, फोबिया मीन्स फियर। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक हेड जो है कंटेन वन phosphate group, and that's why it is water loving. ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं उसके बारे में क्या लिख सकती हूँ? कंटेन टू हाइड्रोकार्बन टेल्स हाइड्रोकार्बन की बनी है, दैट्स व्हाई दे आर वाटर हीटिंग। तो हेड जो होता है पोलर होता है नेचर में, पोलर इन नेचर, जबकि टेल्स जो होती हैं वो नेचर में कैसे होती हैं? नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान दो, हेड है पोलर और टेल्स है नॉन पोलर। ठीक है, अब क्या होगा? सपोज ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, जब ये दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? पोलर हेड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नॉन पोलर टेल अट्रैक्ट करेंगी, तो ये पास पास अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। बट अभी इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, वाटर या साइटोसॉल कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये जो टेल है, दिस टेल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब इस टेल को अपने आप को छुपाना है क्योंकि ये वाटर से हेट करती है, वाटर को एक्सपोज नहीं हो सकती। होगा क्या? मीनवाइल ये जो स्ट्रक्चर था, कुछ ये टेल दूसरे फॉस्फोलिपिड की टेल से इंटरैक्ट करेगी। ठीक है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा और यहाँ से वाटर को एक्सक्लूड कर देगी। तो अब वाटर कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ से उसने वाटर को बीच में से एक्सक्लूड कर दिया। जस्ट इमेजिन ये स्ट्रक्चर पूरा एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इस तरीके से उसने एक ऐसा सर्किल बना लिया, एक ऐसी बाउंड्री बना ली कि बीच के हिस्से से वाटर पूरा एक्सक्लूड हो गया। वाटर यहाँ है, मतलब वाटर इस हिस्से में मिलेगा, इस हिस्से में मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ये एक रीजन है कि हमारी जो फॉस्फोलिपिड
लेयर है वो बाय लेयर में कैसे अरेंज हुई और क्यों हुई। इसका रीजन यही है कि इसकी जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक है नेचर में, ये वाटर को रिपेल करेंगी, वाटर से दूर जाएंगी, और वाटर से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की टेल से इंटरेक्ट किया। तो इनके जो पोलर हेड थे ये वो वाटर की तरफ एक्सपोज हो गए क्योंकि ये वाटर से इजिली इंटरेक्ट हो सकते हैं, जबकि टेल्स अंदर छुप गई, अपने आप को हाइड कर लिया, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर हीटिंग होती है। और ये जो अरेंजमेंट था, दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, दिस अरेंजमेंट forms a water resistant बैरियर। ठीक है, कैसा बैरियर था, that allow only lipid soluble molecules to pass through। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड से बाइलेयर की फॉर्मेशन क्यों, हम क्यों हर बार बाइलेयर को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर एग्जिस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, या तो अंदर वाटर ही नहीं होगा तब सिंगल लेयर एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, तो अब क्या हुआ, बाइलेयर की फॉर्मेशन हो गई। ये बाइलेयर जो थी वो ऑलमोस्ट 35 एंगस्ट्रॉम थिक थी। ठीक है, और इसकी दोनों ही लेयर्स में, माने हमारी जो ये सपोज ये टॉप लेयर है, ठीक है, और दूसरी वाली जो लेयर है उसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दोनों ही लेयर में लिपिड का कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ठीक है, दोनों ही लेयर्स में लिपिड का कॉम्पोजिशन सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन डिफरेंशिएट एक्सोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हम क्यों डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, आपको लिपिड नहीं जानने कौन से हैं, वो आपके सिलेबस के बाहर की बात है, जस्ट लीव इट। तो लिपिड कॉम्पोजिशन इन टू लेयर इज डिफरेंट, that's why we can differentiate exoplasmic and cytoplasmic surface of plasma membrane। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोल रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन की भी हो सकती है, ऑर्गेनेली की भी हो सकती है, सारी ये कॉन्सेप्ट हैं, दोनों पर इक्वली अलाउ होते हैं, ठीक है, इक्वली एप्लीकेबल है। तो लिपिड कॉम्पोजिशन दोनों लेयर में डिफरेंट है। ठीक है, और लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो साइडवेज मूवमेंट करते हैं, अपनी प्लेस को नेबरिंग फॉस्फोलिपिड से अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, माने ये वाला यहाँ आ सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, ठीक है, पीछे से कोई यहाँ आ सकता है, एंड सो ऑन। इस तरीके के मूवमेंट्स यहाँ पर होते हैं, लाइक दिस, इन डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। क्यों, कैसे, बिकॉज ऑफ दिस किंक। ये जो किंक है ना, ये किंक इसको कॉम्पैक्टली पैक्ड होने में होने से रोकती है। किंक की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग बहुत क्लोज नहीं हो पाती, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है जहां पर वो मूव करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी, ये किंक जो होती है, ये फ्लूइडिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है, बाइलेयर की फ्लूइडिटी। देखो, बाइलेयर की फ्लूइडिटी 2-3 वजहों से है। पहली चीज तो ये डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड जो है, जितने हाइड्रोकार्बन चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, हमको पता है वो अनसैचुरेटेड होती है, और अगर वो लिपिड का कॉम्पोजिशन है तो ऐसे लिपिड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही ये लिक्विड है, बट इसमें इतना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ये इसको एक फ्लूइड नेचर दे रहा है, पहली चीज। दूसरा, इस डबल बॉन्ड की वजह से जो किंक डेवलप हुआ, वो जो स्पेस दे रहा है, फॉस्फोलिपिड्स घूमने की आजादी दे रहा है अपनी लेयर में, विद इन द लेयर, नॉट बिटवीन द टू लेयर्स, तो उसकी वजह से भी फ्लूइडिटी आती है। और तीसरा रीजन है इसकी लेंथ। इस कंप्लीट हाइड्रोकार्बन चेन की जो लेंथ है, जितनी ज्यादा होगी मेम्ब्रेन, उतनी ही ज्यादा फ्लूइड होगी नेचुरली। ठीक है, तो
तीन चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। पहला, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन द हाइड्रोकार्बन टेल। दूसरा, बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड किंक का प्रेजेंट होना जो कि स्पेस दे रहा है। और तीसरा, लेंथ ऑफ फैटी एसिड टेल्स which also has an effect on the fluidity of the membrane bilayer। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, आई थिंक। ठीक है, नाउ मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो एक एडेप्टेशन भी है इन केस ऑफ प्लांट्स जो कि बहुत चेंजिंग इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं, या जहां पर ठंडा ज्यादा हो जाता है ठंड के टाइम पर, स्पेशली इन विंटर सीजन। फॉर एग्जाम्पल इन वीट क्या होता है, क्योंकि वीट की जो क्रॉप है वो कब लगी होती है, ये विंटर सीजन में ग्रो हो रही होती है। तो इन वीट द परसेंटेज ऑफ unsaturated phospholipids increases before winter sets in। ठीक है, उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी। विंटर्स में ऐसा ना हो कम टेम्परेचर की वजह से कोई मतलब सॉलिडिफाइंग नेचर आ जाए या इसकी फ्लूइडिटी कम हो जाए। अगर वो कम होगा तो मेम्ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इससे पहले कि टेम्परेचर डाउन जाए, ये फॉस्फोलिपिड्स ऐसे फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज कर लेती है मेम्ब्रेन जहां पर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल का नंबर ज्यादा हो, ताकि इनकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अगेन यहाँ पर आप देखो, ये फिगर मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। ये जो प्रोटीन्स हैं आप देख रहे हो, तो जो ब्लू वाला पार्ट है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो पूरी बाइलेयर के क्रॉस है, मतलब उनका एक एंड साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे एक्सपोज हो रहा है और एक एक्टोप्लाज्मिक सरफेस पे। कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका सिर्फ एक एंड ही एक्सपोज हो रहा है किसी एक सरफेस पर, आइदर इनसाइड और आउटसाइड, नॉट ऑन बोथ द सरफेसेस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रोटीन्स होती हैं जो इस तरीके से बाइंड रहती है। और बाइंड किससे होती है, ये जो प्रोटीन्स आपकी पहले से एम्बेडेड है द मेम्ब्रेन, उनके साथ। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एक्चुअली पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मतलब आपके मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो पहले तो दो टाइप की हैं, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, दूसरी इंटीग्रल प्रोटीन्स है। पेरिफेरल प्रोटीन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अटैच हैं सरफेस पर, दिस वन जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, और इसके अलावा मेम्ब्रेन में जो डायग्राम में पहले से बनी हुई है वो सारी कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स या इंट्राइंसिक प्रोटीन्स भी हम इनको कहते हैं। तो एक्सट्राइंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंट्राइंसिक एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो ये दो तरीके की प्रोटीन्स आपको मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स की। पेरिफेरल प्रोटीन्स लूजली बाउंड है, और किससे बाउंड है, टू द एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ मैंने मेंशन किया है, दे आर लूजली बाउंड टू द मेम्ब्रेन सरफेस, often to the exposed part of the integral proteins। Clear? And because of this reason, they can easily be isolated। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इस चीज को। Can be easily isolated। ठीक है, मतलब एक सिंपल रिएक्शन से हम इसको यहाँ से डिटैच कर सकते हैं और इनका एनालिसिस किया जा सकता है। बट जो हमारी इंट्राइंसिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन इन प्रोटीन्स दो टाइप की हो गई। तो हमारी जो इंट्राइंसिक प्रोटीन्स हैं, ऑलमोस्ट आप देखो बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है वो इंट्राइंसिक प्रोटीन ही है, फिगर में दिख रहा है। तो हम कहते हैं अबाउट 70% जो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। अब ये दो टाइप की हैं अगेन। ठीक है, कौन से दो टाइप हैं अभी मैंने बताया, एक तो वो जिनका एक एंड एक्सपोज हो रहा है, आइदर
on the outside surface or in the inside surface. ठीक है, one end exposed on one surface, either exterior or interior, और दूसरी है जिनके both end expose हो रहे हैं opposite surface पे. ठीक है, ऐसी प्रोटीन जिनके दोनों एंड एक्सपोज होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और इनको हम टनल प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, टनल प्रोटीन्स क्यों कहते हैं हम इन्हें टनल प्रोटीन्स? पहले फिगर देख लो, ये वाला वालू, ये देखो, ये इन्होंने इसको सेक्शन में दिखाया है. ये प्रोटीन का अंदर एक टनल बनी हुई है और इससे पास होकर के वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो होते हैं वो इन टनल प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस करते हैं, आइदर इनसाइड और आउटसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. क्लियर? तो टनल प्रोटीन्स हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि from tunnel or channel water soluble molecules and ions may pass through. ठीक है, नाउ क्लियर हो गया ये चीज कि अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है हमें कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब वो लिपिड की बनी है तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कैसे पास होंगे, तो वो इस चैनल के थ्रू होंगे, इस प्रोटीन के थ्रू होंगे. ठीक है, अब देखो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स थी ये तो हम इजीली आइसोलेट कर सकते थे, बट ये जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है, मैं कंबाइनली बात कर रही हूँ, दोनों ही इसमें शामिल हो गई, चाहे वो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है या वो जिनका सिर्फ एक एंड एक्सपोज है. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स को आइसोलेट करना इजी नहीं होता. ठीक है, इसको आप मेम्ब्रेन से, मैं चाहूँ कि इन फॉस्फोलिपिड से इस प्रोटीन को अलग कर दूं, हो जाएगा, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. द रीजन इज ये जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर देखो आप, ये हेड है फॉस्फोलिपिड का, ये इसकी टेल है, ये हेड है, ये इसकी टेल है. तो ये प्रोटीन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि इसका हेड ये पोलर ग्रुप है, तो यहाँ पर प्रोटीन में कुछ आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहे होंगे इसके, जो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं. इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोफोबिक टेल है, तो टेल है तो यहाँ पर इसके कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स रहे होंगे जिससे इंटरेक्ट हो जाते हैं. यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो पूरी प्रोटीन है ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस करके ये अपनी जगह पर फॉर्मली अटैच्ड रहती है. ठीक है, तो इसीलिए इन बॉन्ड्स की वजह से ही इसको आइसोलेट करना इजी नहीं होता है. ठीक है, तो व्हाट कैन आई राइट, आइदर दिस और दिस, ये दोनों के लिए है. ठीक है, both of these held in place by strong hydrophilic and hydrophobic interactions or both with polar head and non-polar tails of lipid molecules. ठीक है, तो ये रीजन आपको पता चल गया कि ये इनको आइसोलेट करना इजी क्यों नहीं है. यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ, डिफिकल्ट टू रिमूव from
मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्यों है ऐसा, वाई, उसका आंसर आपको ये मिल गया। ठीक है, तो दोनों ही लेयर्स में दोनों ही टाइप की प्रोटीन्स को आइसोलेट करना थोड़ा सा टफ टास्क है। क्लियर? नाउ कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो बिल्कुल ही मोबाइल होती हैं। देखो यहाँ पर ये मैं कह रही हूँ कि ये बहुत हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि जो हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं विद इन द लेयर। ठीक है, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पोजीशन चेंज करेंगे तो प्रोटीन थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेगा, बिल्कुल फर्मली अटैच्ड नहीं है। इसको आइसोलेट करना मुश्किल है क्योंकि ये बॉन्डिंग करा हुआ है इसके साथ। क्लियर? लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि अपनी प्लेस चेंज नहीं करते, वो इमोबाइल होते हैं, मोस्टली इमोबाइल होते हैं। कौन से वो प्रोटीन्स होते हैं? अगर फिगर में देखो आप एक बार, ये थोड़ा सा इरेज करके मैं दिखाती हूँ। देखो वो प्रोटीन्स, जैसे ये प्रोटीन देखो आप, वेट अ मिनट, इसको देखो, ये प्रोटीन, ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? साइटोस्केलेटन फिलामेंट। हमारी सेल के अंदर साइटोस्केलेटन फिलामेंट मिलता है जो सेल की शेप को मेंटेन करता है। जैसे स्केलेटल वर्ड जो स्केलेटन से आया है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में एक स्केलेटन होता है, सेल के पास भी अपना एक स्केलेटन होता है। तो जो प्रोटीन्स इस साइटोस्केलेटन फिलामेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो जगह चेंज करेंगे तो ये फिलामेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे और सेल का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, या आपको याद होगा मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात की थी, तो आउटर सरफेस पर अगर ये प्रोटीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के किसी फिलामेंट से या किसी भी कंपोनेंट से अटैच्ड हैं तो वो भी अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे। ऐसे प्रोटीन्स मेम्ब्रेन में इमोबाइल होते हैं। तो व्हाट कैन आई राइट हियर? Some integral membrane proteins molecules are immobile. Why? Because दो रीजन है, they may attached to cytoskeletal filament of the cell, किधर? ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, जो अंदर की तरफ सरफेस है। ठीक है, क्योंकि स्केलेटन कहां पर है? अंदर की तरफ। और they may attach to the fibers of extracellular matrix on outer side. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, मैंने वीडियो बनाया उस पर, आप देख लेना वहां जाके। तो ऐसे प्रोटीन्स जो इस तरीके के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं इधर इनसाइड और आउटसाइड, वो क्या होंगे? इमोबाइल। क्लियर? नाउ बात करते हैं रोल की। प्रोटीन्स का रोल क्या है मेम्ब्रेन में? तो अभी आपने एक तो पढ़ा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो चैनल बना रही है, टनल बना रही है, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, पहली चीज, मेक द मेम्ब्रेन डायनेमिक बाय फ्रीली शिफ्टिंग साइडवेज इन फ्लूइड लिपिड मैट्रिक्स। भाई जब लिपिड अपनी जगह चेंज करेगा तो मेम्ब्रेन भी तो अपनी जगह चेंज करेगी, वो प्रोटीन भी तो अपनी जगह चेंज कर रही है ना। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, hence cell membrane is described as protein icebergs in a sea of lipids. ठीक है, और ये किसने कहा है? बाय सिंगर एंड निकोलसन।
जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, उन्होंने इस तरीके से एक हाइपोथेसिस दिया कि प्रोटीन्स क्या है, आइसबर्ग्स हैं, जो कि लिपिड यानी कि सी लिपिड्स क्या है, सी है, जिसमें जैसे सी में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं ऐसे लिपिड में प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटीन गिव्स इलास्टिसिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लिपिड मैट्रिक्स। ठीक है, वो अलग बात हो गई। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी टू द मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, मेम्ब्रेन का सारा जो काम, वर्किंग जो प्रोफाइल है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, प्रोटीन्स परफॉर्म कर रहे हैं। लिपिड बहुत कम काम परफॉर्म करते हैं, मोस्टली काम प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं। और एक तरीके से ये किसी भी मेम्ब्रेन को उसकी आइडेंटिटी देते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे हर एक चीज की अपनी एक आइडेंटिटी होती है ना, मेम्ब्रेन्स की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन डिफरेंशिएट अ हार्ट सेल, अ मसल सेल, अ लिवर सेल या एक प्लांट सेल। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोटीन्स। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनकी भी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंटायरली कुछ कॉमन हो सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स वहां पर मौजूद होते हैं जो उसको उसकी आइडेंटिटी दे रहे हैं, जो उसका काम करवा रहे हैं। तभी हम ईआर को ईआर बोल रहे हैं, गोल्जी को गोल्जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली एक स्पेसिफिसिटी देता है, एक आइडेंटिटी देता है मेम्ब्रेन को, सेल को, ऑर्गेनेली को। क्लियर? कैसे देता है उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनके जो 3 तरीके के ये काम करते हैं मेम्ब्रेन में, एक तो कैरियर मॉलिक्यूल की तरह, दूसरा रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, और तीसरा एंजाइम मॉलिक्यूल की तरह। कैरियर मॉलिक्यूल क्या है, इसको तो मैं डिटेल में बताऊंगी आपको जब मैं ट्रांसपोर्ट बताऊंगी मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे होता है। शॉर्ट में आप देख लो, कैरियर मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑल्सो कॉल्ड परमिएजेस। ठीक है, कहां पर ये प्रेजेंट है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड इन ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन, दोनों जगह ये होते हैं। क्या करते हैं ये, अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। मतलब क्या है, कैरियर वर्ड क्या डिनोट करता है, ये एक साइड से मॉलिक्यूल को पिक करेंगे और उसे दूसरी साइड पर छोड़ देंगे, कैरी करके लेके जाएंगे उसको, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पास थ्रू इन और आउट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं, क्या जाएगा और क्या आएगा मेम्ब्रेन अंदर और बाहर, ये डिफाइन करेंगे। ठीक है, हेंस प्रोवाइड सेलेक्टिव permeability to the membrane or selective exchange of the material, or selective exchange of material. Material means molecules, ions between, अब कहाँ एक्सचेंज करवा रहा है, बिटवीन द सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, माने कि सेल है और उसकी सराउंडिंग। ठीक है, एंड अगर ये ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है तब कहां पर एक्सचेंज होगा, सेल ऑर्गेनेली एंड ऑर्गेनेल कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, जिसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इसको मैं कह सकती हूँ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना काफी है अभी के लिए अबाउट द कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे मैं बता देती हूँ पहले आपको एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अगर रेस्पिरेशन पढ़ा है आपने तो आप
आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसकी मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा और परेशान ना हो, इसका भी वीडियो आएगा, आप तब देख लेना। तो हमारी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन में या सेल की मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम का काम करते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? रिएक्शन को कैटेलाइज करना। ठीक है, तो सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स acts as enzyme, for example inner mitochondrial membrane contain many enzymes for electron transport chain, और जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ETC। ठीक है, लास्ट रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी सेल के नेम टैग्स हैं। ठीक है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ना मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ये ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ओलिगोसैकेराइड लिपिड के साथ अटैच है वो ग्लाइकोलिपिड है, और जो प्रोटीन के साथ अटैच है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ये जो होते हैं ये बेसिकली रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपिड्स की बात नहीं करूंगी मैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। ठीक है, क्या है ये? ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन से जुड़े हुए ओलिगोसैकेराइड्स जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, दे वर्क एज रिसेप्टर्स। ठीक है, कैसे? रिसेप्टर का मतलब होता है जो कुछ रिसीव करे। क्लियर? क्या रिसीव करेगा? रिसीव हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है, अदर केमिकल्स हो सकते हैं। केमिकल्स में एंजाइम भी आते हैं आपके। कोई केमिकल सिग्नल हो सकता है जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स में होता है, या कोई दूसरी सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, अनदर सेल मेम्ब्रेन जिससे इंटरेक्ट करना चाह रहा है, सेल टू सेल कम्युनिकेट करना चाह रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये अनदर सेल मेम्ब्रेन से जो इंटरेक्ट होते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से ये देते हैं, ये वर्क करते हैं एक्ट एज नेम टैग्स। ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नेम टैग से मेरा क्या मतलब है? नेम टैग से मतलब मेरा ये है, इसको आप ओरली समझ लो कि किसी सिस्टम में किसी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप कि कुछ हाइड्रा की सेल्स पड़ी हैं, सपोज ये हाइड्रा की सेल्स हैं, हाइड्रा सेल्स। ठीक है, और कुछ है आपके पास स्पॉन्ज की सेल्स, सेल्स ऑफ स्पॉन्ज, कोई भी। ठीक है, इनको आप मिक्स कर दो। मिक्स होने पर क्या होगा? मिक्स होने पर होगा क्या कि हाइड्रा की सेल्स हाइड्रा की सेल के साथ ही पेयरिंग करेगा, टिश्यू फॉर्मेशन या क्लस्टर फॉर्मेशन करेगा, और स्पॉन्ज की सेल्स के साथ ही। मतलब ये मैंने क्या करा, ये मिक्सिंग कर दी दोनों सेल्स की। ठीक है, ये मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने के बाद होगा क्या? दो तरीके के ग्रुप मिल जाएंगे वापस हमें। एक तो मिल जाएगा हमें स्पॉन्ज वाला और दूसरा मिल जाएगा हमें हाइड्रा वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेल्स के सरफेस पर कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो अपनी जैसी सेल्स को पहचान कर उसके साथ क्लस्टरिंग कर रहे हैं। समझ में आया? दैट्स व्हाट आई ट्राई टू से कि नेम टैग्स क्या होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सिर्फ आप इसको ध्यान से सुनो, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी
ठीक है। एक कुछ मतलब हमारे सेल की सरफेस पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और हर एक का फंक्शन अलग अलग है। कुछ है जो दो अलग अलग स्पीशीज की सेल्स अगर एक मीडियम में रख दो तो वो अलग अलग क्लस्टर बनाएंगी, वो अपनी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रा और स्पॉन्ज की मैंने बात की। कुछ सरफेस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि आप एक ही स्पीशीज के कई इंडिविजुअल की सेल्स को मिक्स कर दो तब भी वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारी मान लो डिफरेंट टिश्यूज किसी इंडिविजुअल के, और मतलब हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन्हीं नेम टैग्स की वजह से कि बोन सेल क्या है, नर्व सेल क्या है, हार्ट सेल क्या है, मसल सेल क्या है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये जब डिफरेंशिएशन होता है, जब एक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, जब सेल्स डिफरेंशिएट हो रही होती है, तो ये सेल्स कैसे क्लस्टरिंग करती हैं बिकॉज ऑफ दीज नेम टैग्स। तो ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है पूरे फिजियोलॉजी में, पूरे डेवलपमेंट बायोलॉजी में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा आपको कि because of this reason different cells sort themselves out and aggregate and adhere together into groups to form tissues and organs during the time of development। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा होता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन्स। आई थिंक इतना काफी है आपके लेवल पर। नाउ बात कर लेते हैं लास्ट दो कंपोनेंट्स की, ओलिगोसैकेराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओलिगोसैकेराइड जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया था, ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है, एक्टोप्लाज्मिक सरफेस पर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन नीट का क्वेश्चन। और जब ये लिपिड से बाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, तो प्रोटीन से बाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर? फंक्शन बता ही दिया। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये आपका टुगेदर फॉर्म मिलकर क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स खोल के देख लेना, टुगेदर फॉर्म ग्लाइकोकैलेक्स और सेल कोट। ये वहां पर मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका। और कोलेस्ट्रॉल जैसा फिगर में दिखाया था, डायग्राम में दिखाया था, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में ये इंसर्टेड होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं, एनिमल सेल में। यह इंपॉर्टेंट है अगेन आपके लिए, ये प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं। इसका काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को थोड़ा स्टिफ बनाता है, क्योंकि सिर्फ अगर फ्लूइडिटी रहेगी तो मेम्ब्रेन बह जाएगी। उसको रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बीच बीच में रहते हैं जो इसको स्टेबलाइज करते हैं, इसको स्टिफ बनाते हैं। जहां जरूरत होती है ज्यादा क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है, नहीं होती है तो कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है या कम इसका अमाउंट प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। और बैक्टीरिया में होप्नोइड्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। प्लांट सेल में ये नहीं होते हैं, ध्यान से सुन लो, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एनिमल सेल में चाहिए क्योंकि वहां पे सेल वॉल जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। और बैक्टीरिया में होप्नोइड्स होते हैं। होप्नोइड्स क्या है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल लाइक मॉलिक्यूल्स, जो कि सेम काम है मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना, उसको स्टिफ बनाना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। काफी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है और अब हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से जरूरी जितने भी लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी मेरा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय, थैंक यू।